नमस्कार। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा संचालित केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग में आपका स्वागत है। कृपया अपना माइक बंद रखेंगे। रघुबर प्रसाद सिंह समन्वयक। नमस्कार। Welcome to the centralized online class conducted by the University Department of Economics, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. Please keep your mic off. रघुबर प्रसाद सिंह कोऑर्डिनेटर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के क्लास में। सर अपना माइक ऑन। जी जी सर, आप धीरे धीरे स्टूडेंट सब स्टार्ट कर दीजिए सर। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज आपका टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत। तो उपभोक्ता की बचत ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र जिसके तहत समाज में रहने वाले लोगों के आर्थिक कल्याण से संबंधित पढ़ाई की जाती है, उसके अंतर्गत ही उपभोक्ता की बचत चैप्टर आता है, जिसका प्रतिपादन अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया। यूं तो उसके पहले भी प्रसिद्ध इस उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत की कल्पना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, अंग्रेजी अर्थशास्त्री विलियम स्टैनले जेम्स तथा फ्रांसीसी अभियंता अर्थशास्त्री आर ड्यूपिट ने 1844 में की। लेकिन मार्शल ने अपनी पुस्तक जो है प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू में 1879 में इसका मूल रूप से विश्लेषण किया और उसका नाम दिया उपभोक्ता का अधिशेष या कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। और उसके बाद किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या की। तो उपभोक्ता की बचत से आम भाषा में हम ये समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने को तत्पर है, पता चल रहा है कि मार्केट में उसकी डिमांड है और मार्केट में बहुत कम वस्तुएं बच रही हैं, तो वो एक अनुमान लगाता है कि इतने में हम वस्तु खरीद लेंगे और उतने में वस्तु खरीदने के लिए वो तत्पर रहता है। लेकिन जब वह बाजार में जाता है, वस्तुओं को खरीदता है, तो पता चलता है, उदाहरण के तौर पर एक कलम है जिसकी कीमत अच्छे मार्केट में कलम आई है, उसकी कीमत 100 रुपए है। और कलम जब मैंने उसको लगता है कि 100 रुपए में बढ़िया कलम आई है, तो 100 रुपए में हम कलम खरीद के आ जाएंगे। तो जब वो मार्केट में जाता है, कलम खरीदता है, तब उसको वो कलम 75 रुपए में मिलती है। या तो उसको जो 25 रुपया बचा, ये 25 रुपया बचना, वो कलम तो 100 रुपया भी उसी के पास था, 75 रुपए में कलम खरीदा, तो 25 रुपया वो तो तत्पर था कि हम 100 रुपए में कलम खरीद लेंगे। ये मन में बना के गया था कि कलम कितनी भी महंगी हो, 100 रुपए की भी होगी तो हम खरीद लेंगे। लेकिन गया तो उसको पता चला कि हमें 75 रुपए में वो कलम मिली, तो वो उसका पैसा उसी को बच जाना, यही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। यानी कि कहना यह है कि जितनी आप अनुमान करते हैं कि हमें इतने में ये कोई वस्तु मिल जाएगी और उससे कम में हमको प्राप्त होती है, तो कम में प्राप्त होना और जितना आप अंदाज किए थे उससे कम में प्राप्त होना, तो जो आपके पास बच जाता है, तो इसे ही उपभोक्ता की बचत करते हैं। अब मार्शल साहब ने जो परिभाषित किया, उन्होंने कहा, मार्शल की जो परिभाषा है कि एक वस्तु के बिना रहने की, माने उसके कोई वस्तु है उसके बिना हम रह नहीं सकते, या उसको हमको खरीद ही लेना है, की अपेक्षा उपभोक्ता वास्तव में भुगतान की जाने वाली कीमत के ऊपर जितना अधिक कीमत है, जितना अधिक देना चाह रहा था, भुगतान जितना किया गया और करने की इच्छुक था, इस वो जो उसको भुगतान करने के बाद कम
भुगतान करना पड़ा, जो बचा, यही उपभोक्ता की बचत कहा जा सकता है। अब इसको एक चीज की ध्यान रखना है कि मसल साहब ने उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के आधार पर, क्योंकि कोई भी वस्तु को खरीदते हैं तो हमको लगता है कि उसमें उतनी उपयोगिता होगी, उतना उसका उपयोग, जितना हम मूल्य लगा रहे हैं उतने उपयोग की वो वस्तु है, तो उतनी उपयोगिता उस वस्तु में उसको मिली तो उसी आधार पर वो उसका भुगतान करेगा, उससे अधिक भुगतान करने में वो सक्षम नहीं है। लेकिन जाकर देखता है तो उससे कम उसको भुगतान करना पड़ता है। तो कम भुगतान करना और उसको संतुष्टि मिली, उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर आप लोग जानते होंगे। तो जो उसको वस्तु खरीदने पर लगता है कि इतने में वस्तु होगी, इतना में ले लेंगे तो हमारा उससे हमको उसमें उतनी उपयोगिता मिल जाएगी। तो वो उपयोगिता का मापन अल्फ्रेड मार्शल ने किस नियम के तहत किया? उपयोगिता ह्रास नियम जो है उस आधार पर उपभोक्ता के बचत सिद्धांत की उन्होंने व्याख्या। उन्होंने कहा कि एक उदाहरण हम के रूप में बताते हैं कि कैसे उपभोक्ता की बचत को हम मापेंगे। तो मापने की उन्होंने विधि जो बताई, वो तो एक उदाहरण के रूप में हम मानते हैं कि कोई एक वस्तु है, ये तो अभी चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो हम उदाहरण भी देंगे तो आपको बोलकर ही समझाएंगे। वो फिगर वगैरह इसमें उपभोक्ता की बचत में फिगर बनाने का है, तो वैसी सुविधा अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्लास में, तो आपको हम बोलकर ही समझाएंगे कि किसी वस्तु की वास्तविक कीमत 12 रुपए है। किसी वस्तु की एक उदाहरण है कि वास्तविक कीमत 12 रुपए है। अच्छा, 12 रुपए की वस्तु खरीदने के लिए कोई उपभोक्ता, पता नहीं है उसको, लेकिन वो बाजार में जाता है तो उसको जब मूल्य जानना चाहता है कि कितनी वस्तु की कीमत है और वो देने के लिए जितना सक्षम है, तो वो कहता है कि 20 रुपए में भी हमको अगर वो वस्तु मिल जाएगी तो हम उसको खरीद लेंगे। तो 20 रुपए में भी वस्तु मिल जाएगी, उसको खरीद लेंगे। तो पहले गया तो उसको पता चला कि 20 रुपए में वस्तु मिल रही है, जितना वो देने के लिए तत्पर था, तो वो पहली इकाई खरीदेगा। फिर उसको पता चला कि वही वस्तु 18 रुपए में मिल रही है, तो वस्तु की दूसरी इकाई खरीदेगा। यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में कहा जाता है कि जैसे जैसे एक वस्तु की एक इकाई से अधिक इकाई खरीदते जाते हैं तो हमारी उपयोगिता उस वस्तु के प्रति घटती चली जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझने के लिए आप इस प्रकार से समझिए कि आप घर में गए कॉलेज से पढ़ के, बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, तो मम्मी को बोले कि हमको रोटी तो मिली। तो रोटी मम्मी तुरंत कहेगी ठीक है बैठो, हाथ पैर धो करके और बैठ के रोटी हम बनाते हैं, खाते जाओ। तो पहली रोटी तो जो आपको मिलेगी बना करके और बहुत जोर भूख लगी हुई है तो आप झटपट खा लीजिएगा। दूसरी रोटी खाइएगा तो थोड़ा देर से खाइएगा। तीसरी, चौथी, पांचवी रोटी होते होते कहिए कि मम्मी अब हमको खाना नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। तो इस परिस्थिति में पहली रोटी से पांचवी रोटी जाते जाते पहली रोटी में बहुत आपको संतुष्टि मिली, मन शांत हुआ कि भूख लगा हुआ था, पहली रोटी झटपट खा गए। तो इस तरह से पांचवी रोटी जाते जाते आपकी उपयोगिता रोटी के प्रति खत्म हो। छठी रोटी तो आप खाइएगा ही नहीं, मम्मी को कहिए कि एकदम नहीं चाहिए। तो वहां जाके सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होते होते पांचवी रोटी पर वो सीमांत उपयोगिता हो गई, वहां खत्म हो गई, उसके बाद आप नहीं खा सकते हैं। तो उसी तरह से वस्तु का जो हम उदाहरण दे रहे थे कि वस्तु का मूल्य अगर 12 रुपया है और वो मन में बैठा के गया और उसको वस्तु मिला 20 रुपए में, दूसरी बार पता लगा तो पता चला कि 18 रुपए में, तो फिर वो वस्तु खरीदेगा, फिर 16 रुपए में, फिर 14 रुपए में, फिर 12 रुपए में। उसके बाद वो वस्तु
उसमें उपयोगिता उतनी जितनी मूल्य की है उसमें नहीं रह जाएगी, तो फिर उससे कम कीमत पर न वो वस्तु खरीदेगा न उसमें उपयोगिता रह जाएगी। लेकिन जो हमको 12 रुपए की वस्तु 12 रुपए में जब मिली, तो ये 20 रुपए में खरीदने में 8 रुपए की बचत, 16 रुपए खरीदने में 16 रुपया में 18 रुपया में 6 रुपया, 14 रुपया में 4 रुपया, 16 रुपया में 12 रुपया में 16 रुपया में 4 रुपया, 14 रुपया में 2 रुपया, इस तरह से कुल मिलाकर 20 रुपए की बचत हुई। वस्तु का मूल्य 12 रुपया था, तत्पर थे 20 रुपया देने के बाद में दूसरी तीसरी इकाई खरीदते पता चला कि हमको कम कीमत में 12 रुपया उसका मूल्य ही था। तो ये जो 20 रुपए जो नहीं देने पड़े खरीदने में, तीसरी चौथी इकाई खरीदने में, तो ये बचना ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। अब उपभोक्ता की बचत से तो आप समझे कि मार्शल ने कहा कि वस्तु, उन्होंने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर इस नियम को प्रतिपादित किया और कहा कि जैसे जैसे वस्तु की हम खरीद करते जाते हैं उसमें उपयोगिता का ह्रास होते रहता है, और एक ऐसे समय पर जब जो वस्तु का नियत मूल्य है उस मूल्य पर हमको वस्तु मिल जाती है और पहले से जो फिक्स है, और उसके अधिक जो देने के लिए हम तत्पर थे, तो वो पैसा जो बचा 20 रुपया देने के तत्पर थे, 12 रुपये में वस्तु मिली। इकाई की बढ़ते जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अधिक वस्तुएं हम खरीदते गए, तो एक ऐसा समय आया जब जिसमें अस्थिर हो गया और वस्तु का वास्तविक मूल्य पता चला, तो हमको जो ऊपर जो बचा, जो हम देने के लिए तत्पर थे और जो हमारे पास बच गया, यही सीमांत उपयोगिता, यही उपभोक्ता की बचत मार्शल का जो सिद्धांत है उसके अनुसार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर मार्शल का ये सिद्धांत अब उपभोक्ता के बचत को हम समझे। अब दूसरे रूप में हम ये समझते हैं मांग वक्र के आधार। अभी हम बोले कि वस्तुओं की मांग हुई किसी वस्तु की, तो मांग के आधार पर ही कोई वस्तु आदमी खरीदता है। मांग की परिभाषा में हम जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग तब की जाती है जब उसमें पांच तत्व शामिल होते हैं। पहला हो गया वस्तु होने, पहले तो जो किसी वस्तु की मांग होनी है वो वस्तु हुई, उसकी आवश्यकता हुई, उसकी इच्छा हुई, उसकी क्षमता हुई और तत्परता हुई। वस्तु की इच्छा, वस्तु की आवश्यकता, वस्तु की खरीदने की क्षमता और तत्परता, ये हमको 5 चीजें अगर साथ में होगी तो वो मांग कहलाती है। तो किसी वस्तु की मांग के आधार पर मांग वक्र, वो किसी वस्तु की मांग की जाती है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जब लागू होता है तो वो ऊपर से अगर डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर वो मांग वक्र ढलान की तरफ अंदर, माने वो जो डायग्राम के अंदर की तरफ ढलान लेकर के वो फिगर बनती है। तो सपोज दैट कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है जो अगर हम उसको फिगर में बनाते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम वस्तु को रख देते हैं और वाई एक्सिस पर जो ऊपर की ओर जाता है उस पर हम मूल्य और उसका सीमांत उपयोगिता को हम लागू कर रख देते हैं। तब इस स्थिति में हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु की सबसे वाई एक्सिस पर सबसे ऊंचे माने अधिक मूल्य पर, जो पता नहीं है कि उस एक्सिस पर वाई एक्सिस पर कितना मूल्य पर हमको वस्तु मिलना है, तो वो हम देने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन जब बाजार में जाते हैं तो उससे कम मूल्य पर मिलता है, तो वो जो ढलान के बाद जाकर के जो ढलान की जिस बिंदु पर जो कम मूल्य पर हमको वस्तु प्राप्त होती है, जो वस्तु हम खरीदना चाहते हैं, तो ढलान के जिस मूल्य पर हमको वस्तु प्राप्त होती है जो हम खरीदते हैं, और जो हम सबसे ऊपरी बिंदु पर जिस बिंदु पर हम खरीदने को तत्पर थे, तो वहां तक की जो बचत हुई हमको मांग वक्र में, वो उसको भी हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं।
तो फिगर से तो तत्काल में अभी तो समझा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब हम देखते हैं इसमें कुछ बातें तय रहती हैं, कुछ बातें तय रहती हैं कि वस्तु वही वस्तु को खरीदना है, दूसरी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं, तब ये नियम लागू होता है मार्शल का उपभोक्ता की बचत। दूसरी बात यह है कि कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कीमतों में, वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या तीसरी बात कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, यानी कि बाजार में कहीं भी जाएंगे तो उस वस्तु का एक ही मूल्य निर्धारित है। पूर्ण प्रतियोगिता, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ होता है कि किसी भी दुकान में, बाजार में किसी भी दुकान में आप चले जाएं, अगर ये कलम 100 रुपए की है तो दूसरी दुकान में भी 100 रुपए की ही। तब अब क्या होता है कि अब दूसरे रूप में हम अगर आते हैं मार्शल के इस सिद्धांत को, ये तो हम कहते हैं कि मूल्य स्थिर रहता तब ये लागू होता है, लेकिन किसी वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत में हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है तब क्या होता है। अब देखिए कि कीमत में परिवर्तन होगा, किसी वस्तु को जितने मूल्य पर हम खरीदने गए थे, ठीक है, उसमें जो वस्तु हमको मिली, उस वस्तु को मान लिया जाए कि किसी वस्तु को हम 20 रुपया में देने के लिए तत्पर हैं, खरीदने गए, 20 रुपए में वस्तु को मिला, उसको खरीद लिए, ठीक है, लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि वो वस्तु 12 रुपए की हमको मिल रही है, कीमत में परिवर्तन हो गया, 20 रुपए की वस्तु 12 रुपए में मिल रहा है, तो वस्तु की या 10 रुपए में मिल रहा है। तो जो एक कलम खरीदने की क्षमता थी, 20 रुपए के कलम अगर 10 रुपए में मिल रहा है तो एक कलम के बदले में हम 2 कलम खरीद लेंगे, तो एक अतिरिक्त कलम बचना। जितनी हम सोच के गए थे कि 20 रुपए में कलम मिलेगी, गए बाजार में 10 रुपए में हमको कलम मिला, तो 10 रुपए में कलम मिलना यानी कि 2 कलम हम ले लेंगे। तब जब कीमत में परिवर्तन होता है तो वस्तु की अधिक मात्रा, यानी या खरीदें, कलम खरीदें या ना खरीदें, वो 10 रुपए की बचत, मैंने आधे की बचत हमको 20 रुपए कलम आधे में अगर 10 रुपए मिली तो ये 10 रुपया बचना उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। अगर कीमत में परिवर्तन होता है, कमता है तब, वस्तु का मूल्य घटता है तब, लेकिन जा रहे हैं मन में सोच करके वस्तु का मूल्य 12 रुपया है, वस्तु का मूल्य 12 रुपया है, बाजार में ये सोच करके हम 20 रुपए में जा रहे हैं कि 20 रुपए में भी मिलेगा तो हम खरीद लेंगे, लेकिन वस्तु का मूल्य से अगर अधिक 12 रुपया के बदले कोई 15 रुपया ले लेता है, कीमत में परिवर्तन कर देता है, तो हमको 5 ही रुपया बचेगा। यही उपभोक्ता की बचत 5 रुपए की। ये परिस्थिति होती है अगर वस्तु की कीमत परिवर्तन होने पर। तो अभी तक हम देख रहे थे कि मार्शल ने जो प्रतिपादित किया है, तो इसमें कई तरह की बात के अर्थशास्त्रियों ने इस नियम को कहा, इस नियम को देखा परखा कि मार्शल ने किस प्रकार का नियम बनाया है उपभोक्ता की बचत का। तो बाद के अर्थशास्त्रियों ने उस सिद्धांत का अध्ययन किया। सिद्धांत के अध्ययन के पश्चात उस सिद्धांत मार्शल द्वारा प्रतिपादित सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित जो उन्होंने उपभोक्ता के बचत सिद्धांत की परिभाषा दी, उस सिद्धांत दिया, तो उसमें उन्होंने कई त्रुटियां पाई। अब J.R. हिक्स महोदय ने उसमें कई आलोचना बाद के अर्थशास्त्रियों ने की, कहा कि यह सिद्धांत वास्तविकता से परे है। वास्तविकता जो होनी चाहिए
एक तो अपवाद उन्होंने दिया कि वो कब की कल्पना कर रहे हैं, कब के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि उनको बाजार मूल्य पता नहीं है, वो सोच लिए कि इतना में हमको खरीदना है और गए तो इतना बचा, तो ये उपभोक्ता की बचत, ये सब कल्पना के आधार पर तैयार किया गया है, सैद्धांतिक सत्य नहीं उन्होंने कहा। और उसमें कुछ अर्थशास्त्रियों की जो इस सिद्धांत की आलोचना की, तो उन्होंने कहा पहला ये कि वस्तु की उपयोगिता का माप संभव नहीं, और मार्शल की जो परिभाषा है उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है, इसी नियम पर आधारित है, इसी मान्यता पर आधारित है कि वस्तु की उपयोगिता का माप संभव। उन्होंने रुपया में किया, 20 रुपया बचत दिखा दिया, ये उपयोगिता किसी वस्तु की है, वो उन्होंने मुद्रा में ला करके किया, जो कि अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नहीं, ये सही मान्यता पर आधारित नहीं है, ये सिद्धांत गलत है। और उन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वस्तु की उपयोगिता को नापा नहीं जा सकता, माप संभव नहीं। बस किसी वस्तु की में कितनी उपयोगिता है, यह प्रत्येक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक विचार। आपकी आवश्यकता, हर एक व्यक्ति की अलग आवश्यकता और उनकी उपयोगिता और संतुष्टि। अब देखिए, आप विद्यार्थी हैं, आपको कलम की आवश्यकता अधिक है, कॉपी की आवश्यकता अधिक है। एक मजदूर को कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं। तो हर एक व्यक्ति, ये कहना मार्शल का कि वस्तु में उपयोगिता समान है, ये और वस्तु में उपयोगिता का माप संभव है, आपके लिए वो अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग है, तो इसका मापना संभव कैसे हो सकता है, जिसको उन्होंने मुद्रा में दिखला दिया। तो इस आधार पर इनके सिद्धांत की आलोचना की गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि द्रव्य यानी मुद्रा की विनिमय, जिसे विनिमय प्रक्रिया यानी कि खरीद बिक्री की प्रक्रिया होती है, उस अवधि में, जिस अवधि में ये किसी वस्तु की खरीद की जा रही है, उस वस्तु में उस रुपए से जो जितनी हमको उपयोगिता मिलेगी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये कहना था मार्शल का। लेकिन जैसे जैसे किसी वस्तु का वास्तु मूल्य में परिवर्तन नहीं होता, मुद्रा के मूल्य में, अब किसी जैसे जैसे कोई वस्तु को अधिक खरीदते चले जाइएगा, एक कलम खरीदे, 2 कलम खरीदे, 3 कलम खरीदे, 10 कलम खरीदते चले गए, तो आपके पास तो उपभोक्ता जो है, जो खरीदता किसी वस्तु को उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। तो जैसे जैसे अधिक वस्तुओं की हम खरीद करते चले जाएंगे, तो हमारे पास तो मुद्रा कमती चली जाएगी, और जैसे जैसे मुद्रा आपकी, अब जैसे जैसे आपके पास रुपया कमता, मुद्रा कमती चली जाएगी, लगेगा कि नहीं, अब हमको पैसा बचा के रखना है और हमको सामान खरीदना है। तो जब इससे और इतना सामान हमको खरीद लेना है, चाहे जैसे वो खरीदना है, तो उस समय तो मुद्रा की उपयोगिता बढ़ गई। आपने ज्यादा अधिक जैसे किसी चीज का खरीद कर लिया, तो आपके पास जैसे ही मुद्रा कमी, तो मुद्रा की उपयोगिता बढ़ गई। और मार्शल ने इसको स्थिर मान लिया था, मुद्रा की उपयोगिता को। तो इस आधार पर भी मार्शल की परिभाषा, मार्शल के उपभोक्ता की बचत जो सिद्धांत है, वो उस आधार पर वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों ने उसको गलत माना। तीसरा, मार्शल का कहना है कि जिस वस्तु को खरीदना है वही वस्तु बाजार में है, और कोई दूसरी स्थानापन्न वस्तु नहीं है। पर व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं मिलता है। अब देखिए, आपको कलम की आवश्यकता है,
कलम बाजार में इस मूल्य में है कि आप उसको खरीदने की क्षमता आप में नहीं है, तो चूंकि आपको लिखना है तो स्थानापन्न वस्तु का नाम हो गई पेंसिल। तो आप पेंसिल खरीद सकते हैं जो कम मूल्य पर मिलता है, लेकिन मार्शल का कहना है कि जो वस्तु हमको खरीद करनी है वही वस्तु बाजार में है। तो ये परिभाषा इस आधार पर भी इस उपभोक्ता बचत सिद्धांत की आलोचना की गई है। अब जो अभी हमने मांग रेखा बताई, वो बताई कि ऊपर से नीचे तक ढलान पर आती है, इसकी भी आलोचना की गई। आलोचकों का यह कहना है कि मांग सारणी किसी वस्तु को, अब मनुष्य की आवश्यकताएं अनेक है, जिन वस्तुओं की मांग वो कर रहा है, हो सकता है कि कल के डेट में उन वस्तुओं की मांग ना करे। यानी कि मांग की सारणी जो मार्शल ने प्रस्तुत की, वह कल्पना के आधार पर, वास्तविक जीवन में उसका कोई संबंध नहीं। अच्छा, आलोचकों का यह भी कहना है कि उपभोक्ताओं की मांग और रुचियों में हमेशा परिवर्तित होते रहता है, और इसको मार्शल ने स्थिर कर दिया था कि मांग और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना है। इस आधार पर भी इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। अच्छा, कोई भी चीज की वस्तु की मांग की जाती है और वस्तु की हम जितना सोच लिए कि इतने वस्तु मिल जाएगी और कम कीमत पर प्राप्त होती है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि जितनी अधिक कीमत की वस्तु होगी उतनी अधिक कीमत पर उपभोक्ता खरीदने को तैयार रहता है। क्या बात है, हमको दिखलाना है। शादी में बगल वाले ने 50 लाख रुपया खर्चा किया है बेटी की शादी में, तो मैं 60 लाख करूंगा। वहां उपभोक्ता की बचत काम आएगी? या कोई जीवन रक्षक दवा है, 5,000 रुपये आपके पास है, आप सोच के चले कि 5,000 में वस्तु वो जीवन रक्षक दवा मिलेगी, वो दवा 7,500 रुपये में मिल रही है, वहां उपभोक्ता का बचत सिद्धांत लागू होगा? परंपरा कुछ लोगों की पहले से चली आ रही है कि हमको जब लेना है तो सैमसंग का ही मोबाइल लेना है, कम कीमत का कोई मोबाइल हमको नहीं लेना है। हमारे पापा जी भी खरीदे थे सैमसंग, हम भी खरीदेंगे सैमसंग। परंपरा चली आ रही है, चाहे वो उसके लिए कीमत और उपभोक्ता की बचत कोई मायने नहीं रखता है, वो जिस मूल्य पर मिलेगा उस मूल्य पर लोग खरीदेंगे। अच्छा, अब उपभोक्ता की बचत तो बाजार मूल्य पर निर्भर करती है। बाजार में वस्तुएं आप सोच कर जो गए और वो उस कीमत पर नहीं मिली, कभी कम कीमत पर मिली, कभी अधिक कीमत पर मिली, तो बाजार में वस्तुओं का मूल्य मार्शल ने जो स्थिर कर दिया था वो स्थिर तो रहता नहीं है। बाजार में वस्तुओं का मूल्य में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। और एक अर्थशास्त्री हैं निकोलसन, इन्होंने कहा कि यह सिद्धांत उपभोक्ता की बचत काल्पनिक और अव्यवहारिक, ये कोरी कल्पना, उन्होंने मार्शल के उपभोक्ता के बचत सिद्धांत को कोरी कल्पना कहा। कहे कि ये व्यवहार वास्तविक जीवन में जो हम अपने जीवन में मार्शल के उपभोक्ता के बचत सिद्धांत की को अगर अपनाना चाहेंगे तो ये कहीं लागू नहीं। लेकिन उपभोक्ता की संरक्षण का कहना है कि उपभोक्ता की बचत का महत्व सैद्धांतिक एवं ऐतिहासिक है, और जॉन रॉबिन्सन ने इसे उपयोगिता विहीन बेकार धारणा कहा। लेकिन प्रोफेसर पीगू ने, अर्थशास्त्री ने, इस सिद्धांत की समर्थन किया और कहा कि नहीं, इस सिद्धांत के आधार पर देश में किस प्रकार से किसी भी देश में करारोपण किया जाए, टैक्स की
किन लोगों पर, किन वस्तुओं पर किस प्रकार से लगाया जाए। यहाँ कोई एक अधिकारी है जो कि मूल्य, किसी भी मूल्य पर वस्तु बेचने के लिए तत्पर रहता है, उस पर कैसे नियंत्रण लगाया जाए। तो ये उपभोक्ता की बचत सिद्धांत वहां कार्य करता है। अब मार्शल ने जो उपभोक्ता की बचत सिद्धांत को दिया, उस सिद्धांत को J.R. हिक्स आधुनिक अर्थशास्त्री ने इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से, यानी कि अनधिमान वक्र के द्वारा दूसरे ढंग से स्पष्ट किया। उपभोक्ता की बचत इन्होंने भी बताया। अब ये यहां ध्यान रखना है कि मौलिक विचार जो उपभोक्ता की बचत का मार्शल का है या परिभाषा का प्रश्न है, हिक्स ने जो दिया, J.R. हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व के आधार पर, उसमें कोई मौलिक अंतर नहीं, सिर्फ इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से हिक्स ने यह समझाया कि, और उन्होंने उपभोक्ता की बचत की जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की बचत मुद्रा की वह मात्रा है, उपभोक्ता की बचत मुद्रा की वह मात्रा है जो उसकी आर्थिक दशा में कुछ परिवर्तन के बाद या तो उपभोक्ता को दी जानी चाहिए या उससे ले लेनी चाहिए, जिससे उपभोक्ता या तो ऊपर उठ जाए या उपभोक्ता नीचे आ जाए और उस स्थिति में ही रहे जिस स्थिति में पहले से था। तो कहना यह है कि J.R. हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व की मदद से ये समझाने का प्रयास किया कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता की बचत होती है और उसको इंडिफरेंस कर्व के आधार पर मार्शल की जो परिभाषा है उसमें मौलिक परिवर्तन न करते हुए एक नए प्रकार से इन्होंने मुद्रा के उपभोक्ता के लिए जो बचत होती है उसको परिभाषित किया। अब क्या करना है इसमें, उन्होंने जो ये समझाया इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से कि किसी भी वस्तु को, अब फिर इन्होंने डायग्राम से समझाया, एक तरफ ऊपर वाले डायग्राम के ऊपरी भाग में वाई एक्सिस पर इन्होंने मुद्रा की मात्रा को रखा और एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा को रखा। वाई एक्सिस पर मुद्रा की मात्रा को रखा, एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा को रखा। अब उन्होंने उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व को अगर एक उस पर सीधी तिरछी रेखा वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पर खींची जाए, जिसका उन्होंने नाम दिया बजट रेखा। हर एक मनुष्य किसी वस्तु को कितने मूल्य पर या उनको क्या क्या उनको खरीदना है उसका बजट बनाते हैं। तो उस बजट को, उस रेखा को उन्होंने प्रदर्शित किया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से नीचे ढलान करते हुए सीधी रेखा एक्स एक्सिस पर। जब जिस वस्तु को खरीदना है और मांग की रेखा जो उदासीनता वक्र की रेखा, वो ढलान की जब उस जो सीधी मांग बजट रेखा की मांग की जानी है वस्तु की, उसको जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु पर कितनी वस्तु की मात्रा हमको खरीदनी है उसको उस बिंदु पर स्थिर करते हैं और उपभोक्ता किसी वस्तु के ऊपरी वाई एक्सिस की कितनी मुद्रा की मात्रा खर्च करना चाहता है, लेकिन जब वो उस ढलान पर
मांग रेखा और आवाज बहुत कट रही है। कितनी मात्रा उसको लेनी है, उसका जहां जिस बिंदु पर मिलन होता है उदासीनता वक्र की रेखा पर, वहां से तुलना करने पर और कितनी वो देने के लिए तत्पर था, और जब जिस बिंदु पर कट कर वहां पर उसकी मात्रा जितनी खरीद रही है उसमें उसको कितना मुद्रा हमको खर्च हो रहा है, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो रघुवर जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर। आवाज आ रही है ना? चलिए ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कहना यह है कि किसी वस्तु का मूल्य के रूप में उपभोक्ता की बचत किस प्रकार से हो सकती है, इसको हम बता रहे थे कि एक वाई एक्सिस पर हम वस्तु का मूल्य रख देते हैं और एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा रख देते हैं, और जितनी वस्तु हमको खरीदनी है और उससे हमको पता नहीं है ऊपर में अनुमानित हमको जितनी वस्तु के अधिक मूल्य और वास्तव में जाने पर बाजार में जितनी मूल्य पर वस्तु मिलती है, तो इसके बीच का बचत जो इंडिफरेंस कर्व, अभी चूंकि ये उपभोक्ता की बचत बिना डायग्राम के पढ़ाना संभव नहीं है, तो वो डायग्राम अभी अगर हम दिखला पाए तो इस तरह से इसमें दिखाना हमको तो ये पता भी नहीं है इस तरह से इसको दिखाया जाता है। स्क्रीन शेयर कीजिए ना सर, दिख जाएगा। हाँ देख रहे हैं किस तरह से होता है। ऑनलाइन के लिए इस तरह से फिगर दिखाना तो मेरे लिए है। ये फिगर है, आप लोग के समझ में आए तो ये फिगर है जिसमें ऊपर में मुद्रा की मात्रा हम डाले हैं और नीचे वस्तु की मात्रा डाले हैं। तो मुद्रा की बचत किस प्रकार से होती है, इसमें आप फिगर में देख रहे हैं कि P बिंदु पर, O से P बिंदु पर ये मुद्रा की मात्रा पड़ी हुई है। इसमें सही से नहीं दिख रही है। नहीं ना दिख रही है? थोड़ा नीचे हमको इस तरह से दिखाने का कुछ आइडिया नहीं, पता नहीं है। अभी ठीक है सर। हाँ तो ये आपको दिखा रहा है तो हम नहीं ना देख पा रहे हैं। इसका है क्या? ये इसका जो है, इसके बारे में जो हम आपको बतला रहे हैं कि मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की कैसे माप होती है, उपभोक्ता की कैसे माप होती है, इंडिफरेंस कर्व की मदद से हिग्स ने जो बताया था उसका फिगर है। और ये थोड़ा, और ये दूसरा जो है आपको दिखलाना चाहेंगे कि वस्तु के रूप में उपभोक्ता की बचत किस प्रकार से होती है। ये दूसरा फिगर है, इसमें नीचे वस्तु की मात्रा देखिए आगे बढ़ गई
देख रहे हैं, ये एम से एन वस्तु, अगर वस्तु सर कैमरा को जाते हैं, बैक कैमरा को और एम से एन पर ये वस्तु जाती है। अधिक वस्तु की पहली एम है, पहली एम है और उसके बाद एन है। तो आप वस्तु खरीदने गए किसी बाजार में और कम मूल्य पर वस्तु मिल रही है, तो अधिक मात्रा आप इसमें खरीद लेते हैं वस्तु। और इसमें जो है, ये जो फिगर है ये बताता है कि मुद्रा की बचत हो जाती है। ये मुद्रा की बचत की ये तस्वीर है उपभोक्ता की। तो दो तरह की बचत हमने ये डिफरेंस कर के आधार पर जो हिक्स महोदय ने बताया कि अगर दो तरह के मूल्य के प्रकार से मुद्रा की बचत होती है और किस तरह से अधिक वस्तु खरीद सकते हैं, यानी उपभोक्ता की बचत होगी। तो ये दोनों आधार पर फिगर तो बनाना अभी संभव मेरे पास नहीं हो पा रहा है। फिगर कैसे बनाएं, क्लास में बोर्ड भी नहीं, देखिए इस क्लास में बोर्ड नहीं है तो हम दिखलाना संभव नहीं हो पा रहा है। अभी तो ऑनलाइन क्लास, अभी तो क्लास में चले आए, विद्यार्थी लोग को भी पढ़ाना है, क्योंकि 11 से 12 आप लोग को पढ़ाना है, तो इसके लिए हमने टाइम दिया है। तो अब दूसरे बात में हम आते हैं, इसको समझिए कि जब मूल्य और आय, उपभोक्ता के मूल्य और उपभोक्ता की आय में अगर परिवर्तन होता रहता है तो उस उपभोक्ता की बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें हम कहना चाहेंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में अगर कमी आती है तो उपभोक्ता जो है, मूल्य में कमी आएगी तो क्या करेगा, अधिक वस्तुओं को खरीदेगा या उतनी वो बचत कर देगा मूल्य में कमी आने पर। लेकिन इसमें क्या होगा कि मूल्य में कमी आई, आय स्थिर है उपभोक्ता की, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे मूल्य में कमी आती जाएगी उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होती जाएगी। और दूसरी परिस्थिति आती है कि जब आय में वृद्धि हो और वस्तु का मूल्य स्थिर रहे। जब आय में वृद्धि होगी और वस्तु का मूल्य स्थिर रहेगा, तब उस परिस्थिति में क्या होगा कि आय में वृद्धि होने पर, मूल्य स्थिर रहने पर क्या होगा कि जो बिंदु जितना आय में वृद्धि हो रही है मूल्य स्थिर है, तो उसकी आय जो जितनी बढ़ती जाएगी, अगर वो वस्तु में ही खरीदनी है तो उतनी वस्तु तो खरीदेगा, लेकिन उसके अलावा जो उसके आय में वृद्धि हुई तो वो उपभोक्ता की बचत हो जाएगी। तो ये दो तरह का पैमाना हुआ, एक तो मूल्य में कमी आई और आय स्थिर रहा तब भी उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होगी, या आय में वृद्धि होगी और वस्तु का मूल्य स्थिर रहेगा तब भी उपभोक्ता की बचत होगी। तो ये दो प्रकार की आपको परिस्थितियां बताएं। अब हम उपभोक्ता के बचत सिद्धांत जो दिया गया है उस सिद्धांत का उपभोक्ता के हिक्स हो चाहे मार्शल हो, आखिर इस सिद्धांत का महत्व क्या है उस पर हम विचार करें। अनेक अर्थशास्त्रियों जैसे निकोलसन के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि मार्शल ने जो भी सिद्धांत दिया, उदाहरण दिया, वो व्यवहारिक महत्व की झलक नहीं। प्रोफेसर टॉमस के अनुसार
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता का बचत विचार वास्तविकता से संबंध रखता है। वास्तविक उनका कहना है यह वास्तविकता से संबंध रखता है। इसका दो तरह से महत्व है। पहला तो सैद्धांतिक कहा गया कि सैद्धांतिक महत्व है। इसके द्वारा किसी वस्तु के उपयोग मूल्य तथा विनियोग मूल्य में स्पष्ट अंतर हो जाता है इस उपभोक्ता की बचत सिद्धांत से। दूसरा व्यवहारिक महत्व है। व्यवहारिक महत्व यह है कि उपभोक्ता की बचत का जो आम जीवन में जो व्यवहार में जो इसका महत्व है, उसको अगर हम पॉइंट के रूप में पहला पॉइंट ये कहते हैं कि विभिन्न देशों तथा स्थानों और भिन्न भिन्न समग्रों की आर्थिक स्थितियों की तुलना ये करता है। विभिन्न देश में किस प्रकार की उनकी आर्थिक स्थितियां हैं, इसकी तुलना करने में ये सक्षम है उपभोक्ता का बचत सिद्धांत। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किस देश में आर्थिक विकास अधिक तथा किस में कम हुआ है, किस जगह का जीवन स्तर नीचा है तथा किस जगह का जीवन स्तर नीचा है। अपने देश में भी चाहे किसी देश में किसी क्षेत्र में इससे इस उपभोक्ता की बचत सिद्धांत से गणना की जा सकती है। लोगों के पास कितना पैसा, उपभोक्ता की बचत होगी तो लोगों के पास पैसा रहेगा। पैसा रहेगा तो विभिन्न चीजें खरीदने में वो सक्षम होंगे, और सक्षम होंगे तो कितनी खरीद हो रही है और उस क्षेत्र में कितनी चीजें बिक रही हैं, इसकी भी गणना की जा सकती है। कितनी वस्तुओं की सप्लाई वहां की जा रही है, तो इसकी गणना के आधार पर किसी देश की आर्थिक स्थिति निम्न है, किसी क्षेत्र की इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति उच्च है, इसका मान किया जा सकता है। इसी आधार पर सरकार जो है राजस्व तथा आर्थिक नीति के निर्धारण में उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत का उपयोग करती है। सरकार को कर लगाते समय इस दिशा में दो बातों पर निर्भर करना चाहिए। एक सरकार पहली बात यह कि उन वस्तुओं पर कर लगाया जाए जिससे उपभोक्ता की बचत मिल रही है, जिस पर उपभोक्ता की बचत क्या है। एक मिनट बाबू, यहाँ कॉलेज का भी काम हमको करना है। उसको बोले ना कि मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, 10 मिनट और तो और बचा हुआ है। जल्द। हाँ हेलो हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? जी सर। हाँ, दूसरा ये है कि एकाधिकार, किस कोई वस्तु का एकाधिकार करने का मतलब मूल्य विक्रेता है और कोई ऐसी वस्तु बाजार में आ गई जिसको एक ही कंपनी बना रही है, वही बेच रही है, तो वो कंपनी वो हर समय अपना मुनाफा खोजेगी। सरकार उस पर नियंत्रण कि कितना लोग इसको खरीद सकते हैं और किस मूल्य पर खरीद सकते हैं, क्या वस्तु का मूल्य होना चाहिए, इस उपभोक्ता की बचत सिद्धांत पर उनके मूल्यों को नियंत्रित करने और उन पर लगाम लगाने का प्रयास उपभोक्ता की बचत सिद्धांत से। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उपभोक्ता की सिद्धांत का बड़ा महत्व है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि जो व्यय हम किसी वस्तु को अपने देश में बनाने में करते थे, हम उसे दूसरे देश से मंगाने में करते, इन दोनों का अंतर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उपभोक्ता की बचत कहलाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपभोक्ता के बचत सिद्धांत की बड़ा महत्व है। अब अंत में हम उपभोक्ता के इतना देर से जो हम बोले उपभोक्ता के बचत सिद्धांत को, उसका सारांश यानी कि सारांश पूरा ये 50 मिनट का अभी तक क्लास हो गया, इसमें क्या हम समझे उपभोक्ता की बचत से। सारांश एक लिखाता है ना, सारांश लिखिए, किसी चैप्टर का सारांश लिखिए, तो सारांश इसके बारे में हम बताना चाहेंगे जो आप लोग समझिएगा। तो ये सारांश से
पूरा चैप्टर की बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी, उसको ध्यान से सुनिए। ऊपर में सर्वप्रथम मार्शल द्वारा उपभोक्ता की बचत धारणा को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। तत्पश्चात उपभोक्ता की बचत को रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट, जिसमें उपयोगिता के रूप में तथा मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत को सम्मिलित किया। अभी जो शुरुआत में चैप्टर में हम लोग जो हमने किया, अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत होता है। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की परिभाषा इस प्रकार से की है, किसी वस्तु को बिना प्राप्त किए हुए रहने की अपेक्षा वह मूल्य जो एक व्यक्ति उस वस्तु को देने के लिए तैयार रहता है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। उपभोक्ता की बचत धारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जो भी हम बताए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर, जो हम रोटी का उदाहरण आपको दिए, जो हम किसी वस्तु का उदाहरण हम करके दिए, यानी किसी वस्तु के उपयोग करते रहने से पहली इकाई का उपयोग करिए, दूसरी इकाई का, तो पहली इकाई से दूसरी इकाई का, यानी कि एक रोटी के उपयोग के बाद दूसरी रोटी, तो उसमें उपयोगिता उसमें कम जाती है। शुरू में बहुत भूख लगी रहती है। तो अब एक उदाहरण और देते हैं। कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है, आप कहीं जा रहे हैं बाजार में या कहीं रास्ते में जा रहे हैं या चले गए जहां पैदल जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, आपको बहुत जोर से प्यास लगी और आपको लग रहा है कि 5 रुपया में भी कोई दे देते हैं, किसी को 5 रुपया में भी कोई हमको 1 गिलास पानी पिला देता। रास्ते में एक घड़ा के पास आदमी बैठा हुआ था जो पानी पिला रहा था, कहा कि 1 गिलास पानी हमको पिला दो। अब लिए और झट से आप पी गए। पी लेने के बाद पूछे कि कितना पैसा हुआ, नहीं पूछना क्या है, आप 5 रुपया फट से निकाल के दीजिएगा कि ये इस विकट परिस्थिति में हमको इसने मदद किया है पानी पिलाने में, तो 5, वो है जो 4.5 रुपया आपको लौटा देता है। तो 4.5 रुपया आपको तत्पर थे 5 रुपया देने के लिए, दे भी दिए थे, लेकिन उसने 4.5 कहा कि नहीं, 1 गिलास पानी का सिर्फ 50 पैसा कीमत, तो वो 4.5 रुपया बचना वो आपकी उपभोक्ता की बचत का है। आप उपभोक्ता यानी कि जिसने किसी वस्तु को लेकर उपयोग किया, उपयोग करने वाला उपभोक्ता का। तो यही हम बता रहे थे सर। यदि मुझे प्यास लगी है सर जी, सर मुझे प्यास लगी है, मैं पीते गया पानी सर, मेरा पेट भर गया, उसके बावजूद मुझे जबरदस्ती पिलाया गया पानी और मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, तो और मैं मतलब सेटिस्फेक्शन के बदले मैं डिससेटिस्फाइड हो गया, तो क्या सर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी उस केस में? उस केस में जैसे मार्शल का जो सिद्धांत उपभोक्ता का बचत सिद्धांत इन्होंने कहा कि शुरू में भी मैंने बताया कि किसी वस्तु का मूल्य जितना है, उपभोक्ता की बचत जब ही होगी, उपभोक्ता की बचत जब ही होगी जब उसका अंतिम मूल्य निर्धारित है, उससे कम कीमत या उससे अधिक उससे कम वो कभी दे ही नहीं सकता, तब उपभोक्ता की बचत वहां लागू ही नहीं। तो ये सिद्धांत अगर अधिक आप पानी पी लेते हैं और आप कहते तो ये वो सिद्धांत वहां लागू ही नहीं होता है। वो एक सीमांत उपयोगिता यानी कि अंतिम इकाई के बाद वो होना उसका कोई महत्व नहीं, अंतिम इकाई तक ही, जिसमें हमको अंतिम उसके बाद आपको कोई उपयोगिता नहीं मिल रही, तो वहां वो बात नहीं आती। जो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने जो सर लॉ दिया था उसको इतना क्रिटिसाइज किया गया सर निकलसन प्रोफेसर के द्वारा, तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो हिग्स का मेथड है वो ज्यादा सुपीरियर है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल से? एल्फ्रेड मार्शल का जो ये सिद्धांत हिग्स महोदय ने जो दिया, वो उस सिद्धांत को आधुनिक रूप में उसको पेश करने का उन्होंने प्रयास किया। मूल बातें वही है,
लेकिन उसके उपभोक्ता के बचत को दर्शाने के तरीके उन्होंने कुछ चेंज किए। ठीक है, आगे बढ़े सारांश में। मार्शल के जो उपभोक्ता सिद्धांत, बचत सिद्धांत की है, उसकी आलोचना के पश्चात भी उपभोक्ता के बचत सिद्धांत के आधुनिक रूप की व्याख्या की गई, जो उन्होंने हिक्स, आर्थिक अर्थशास्त्री जो बताया कि हिक्स ने किया, वो उन्होंने इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से, इसको हिंदी में अनधिमान वक्र कहा जाता है, माध्यम से इसे व्यक्त करने का दूसरा ढंग स्पष्ट किया तथा मार्शल के तरीके में व्याप्त दोषों को दूर करने का प्रयास किया। जहां तक उपभोक्ता की बचत की मौलिक विचार अथवा परिभाषा का प्रश्न है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, मौलिक विचार वही है, भिन्नता नहीं है। हिग्स के अनुसार उपभोक्ता की बचत की माप उसकी आय की बचत के रूप में करना चाहिए। हिग्स के अनुसार उपभोक्ता की बचत की माप उसकी आय की बचत के रूप में करना चाहिए, जो उसकी आमदनी है उसमें कितना बचता है, ये इसके अनुसार हिग्स का कहना है, करनी चाहिए। मूल्य तथा आय में परिवर्तन का उपभोक्ता की बचत का प्रभाव तथा उपभोक्ता के बचत सिद्धांत का महत्व को भी इकाई में स्पष्ट किया गया है। इस सिद्धांत का प्रयोग अनेक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जा सकता है, जो इस प्रकार से हैं। विभिन्न देशों तथा स्थानों में भिन्न भिन्न समय में आर्थिक स्थितियों की तुलना करता है। दूसरा, राजस्व तथा आर्थिक नीति के निर्धारण में इसका महत्व है। तीसरा, एकाधिकार के मूल्य निर्धारण में ये सहायक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत में उपभोक्ता के बचत सिद्धांत का महत्व है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि उपभोक्ता के बचत सिद्धांत कोई पूरी कल्पना नहीं है, यानी ये सोच लेना कि उपयोगिता मनुष्य, हर एक व्यक्ति की अपनी आपकी क्षमता पर निर्भर करती है, आपकी सोच पर आपकी क्या उपयोगिता है, दूसरे व्यक्ति की वो उपयोगिता नहीं हो सकती है। ये सब कल्पना करके इस सिद्धांत को नकार देना कि ये सिद्धांत पूरी तरह से मैंने इसमें उपयोगिता की माप संभव नहीं है, हर एक व्यक्ति की अपनी उपयोगिता की सोच है, वो कितनी संतुष्टि हर एक व्यक्ति की अपनी वो अंदर से उपजती है। मनुष्य के अपनी अंतरात्मा को या अंदर से वो संतुष्ट कितना करता है, तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग संतुष्टि का कारण होना और इस आधार पर इस सिद्धांत को नकार देना कि ये उपभोक्ता की बचत, कोई व्यक्ति किस प्रकार से, किसी के पास कुछ पैसा है ही नहीं और वो क्या वस्तु खरीदेगा, या किसी के पास प्रतिष्ठा वाली जहां बात आ जाती है कि वो प्रतिष्ठा दिखाता है कि वो 50 लाख खर्च किया तो हम 60 लाख का, उसके पास ऑडी गाड़ी है तो हमारे पास दूसरा गाड़ी होनी चाहिए, तो उस समय यह सिद्धांत कहीं लागू नहीं होता है। लेकिन सामान्य सिद्धांत बनाने में, आम जन कल्याण के सिद्धांत को बनाने में सरकार, चूंकि जहां प्रजातांत्रिक देश है तो सरकार की नीतियां होती हैं कि जन कल्याण, जहां जिस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति किसी भी रूप में कहाँ कम हो रही है, तो उस क्षेत्र में आर्थिक नीतियों को किस प्रकार बनाना है कि जनता के समस्त जनता के कल्याण हेतु वो वो नीति बने और वहां पर कार्य रूप में हो और उस क्षेत्र का विकास हो। तो उस लिहाज से मार्शल का जो उपभोक्ता सिद्धांत और हिक्स का ने जो उसको थोड़ा मॉडिफाइड करके, जो सिद्धांत में परिवर्तन करके जो उन्होंने ये बनाया, तो इस सिद्धांत का महत्व आज भी है। तो आज का चैप्टर मैं यहीं खत्म करता हूं। आप लोगों को कुछ पूछ लेना है तो पूछ लीजिए।
सर सर जो प्रोफेसर मार्शल के एजम्पशन में था कि मनी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट है, लेकिन सर हिग्स ने तो ऐसा कुछ नहीं माना था। नहीं, हिग्स ने ऐसा नहीं माना। उसमें वो तो परिवर्तित करके उन्होंने बताया, जो चूंकि फिगर अभी नहीं हम दर्शा पाए आप लोग को, इस ऑनलाइन क्लास में यह अभाव रह गया। तो सर जहाँ पे टेस्ट की बात होती है, कोई चीज मुझे बहुत मतलब अच्छी लग रही है, वहां पे सर हम यूटिलिटी की बात कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो वहां ये सब अपवाद में आएगा। उन सब चीजों के ये सामान्य नियम बनता है बाबू। ये सामान्य नियम, ये बोलो ना कि व्यक्तिगत के आधार पर इसको कल्पना नहीं की जा सकती है। ये जन सामान्य और एक आम धारणा के आधार पर मार्शल साहब जिस समय बनाए, उनके दिमाग में कुछ और था। क्योंकि आप तो हम आप समाज विज्ञान के विद्यार्थी हैं, और समाज विज्ञान के विद्यार्थी को हमेशा 2 और 2 5 ही होता है, या 2 और 2 3 होता है। 4 तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि किस समय किस वक्त क्या परिवर्तन सामाजिक होता रहता है। लोगों के स्वाद में परिवर्तन होता है, लोगों की चाह में परिवर्तन होते रहता है। तो इसमें तो ये घटती बढ़ती और हमेशा ये परिवर्तनशील रहती है। सर ठीक है, आज का क्लास इतना ही। बोलिए। थैंक यू सर। रघुवर जी को कहाँ है? हेलो रघुवर जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, 1 घंटा तो हो गया। जी सर। जी थैंक यू। जी जी, आज का क्लास हो गया ना? जी सर। ठीक, ओके। मैडम अपना माइक और वीडियो ऑन ओपन कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के क्लास में। थैंक यू रघुवर जी एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी को इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सुबह से क्लास कर रहे हैं, लेकिन ये सेकंड क्लास है हमारा। इसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हमारे बीए पार्ट 1 ऑनर्स के स्टूडेंट्स, हमारा जो ये रघुवर जी आपके पास वो पीपीटी होगा, उसको जरा से चला देंगे और हम लोग क्लास करेंगे। सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी का कोई सवाल है तो उसके लिए हम समय देंगे, लास्ट में 5 या 10 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका, क्योंकि हमारा क्लास कल भी है। तो इस वजह से आप जो है वो परेशान नहीं होंगे। कोई भी हम लोग कोई भी सवाल किसी का छूट जाता है तो वो कल भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक जो हमको मिला है लैंड रिफॉर्म्स, ये बीए पार्ट 1 ऑनर्स का सेकंड पेपर में है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। लैंड रिफॉर्म्स का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिया जो है वो विश्व में जमीन की उपलब्धता के मायने में हम कहें तो वो 7वें स्थान पर आता है, जबकि जनसंख्या के मामले में हमारा जो भारत देश है वह दूसरे स्थान पर है। तो 7वें स्थान पर होना भी कोई बहुत कम बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है वो बहुत ज्यादा है। मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, नदियां हैं, 3 तरफ से हम लोग समुद्र से घिरे हुए हैं। तो हमारा जो भौगोलिक दृश्य नजर आता है वो काफी बढ़िया है। और लैंड से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो उसमें भारत का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। और हम लोग काफी चर्चा में रहते हैं इसी वजह से कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो है, जो पूरी तरह से पूर्णतः लैंड पर आश्रित है, उसमें हमारा प्रोडक्शन कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाता है और हम लोग देश में नाम भी कर जाते हैं। जैसे चाय का उत्पादन है, कपास का उत्पादन है, जूट का उत्पादन है, सुगर केन का प्रोडक्शन है, इसमें हम लोग काफी आगे रहते हैं। तो हम लोग लौट कर आते हैं लैंड रिफॉर्म्स पर। लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार। लैंड रिफॉर्म्स को हम लोग जब इसका हम लोग
विश्लेषण करना प्रारंभ करेंगे तो उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। सर्वप्रथम पहला जो भाग है वह है प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि आजादी के पहले का समय। आजादी के पहले के समय भारत में क्या स्थिति थी और उसका लैंड रिफॉर्म्स पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक है, ये आप लोग अभी बीए के स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन ये आपके कमीशन के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी या किसी भी राज्य का, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है वो हल्का समझकर या नजरअंदाज कर जाते हैं कि ये तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लेना आपके लिए बहुत ही काम आएगा। आगे भी हमारे सेकेंड पेपर में तो काम आएगा ही, आगे भी काम आएगा। तो जैसे हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि पहले भी एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, खेती बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंडस्ट्रीज कम थे, अन्य प्रकार के व्यवसाय भी कम थे। और पहले कहने का मेरा मतलब मुगल काल से। जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे सब्सिडियरी में, उन लोगों को पता होगा कि मुगल काल में भी जो टैक्स है वो उसका प्रिवेलेंस था और लोगों से टैक्स वसूल किया जाता था। सबसे बड़ा नाम आता है इसमें राजा टोडरमल का, जो लैंड रिफॉर्म्स के जनक कहे जाते हैं। वो जो महान अकबर थे, उनके साम्राज्य के वो वित्त मंत्री थे, कृषि मंत्री भी थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम ये किया था कि पुराने समय के चले आ रहे नियमों को ताक पर रख करके उन्होंने सॉइल का, मिट्टी का अध्ययन करना शुरू कराया था। और उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया कि जो हम लोग टैक्स सभी किसानों से वसूलते हैं वो इक्वल होता है, यानी लैंड के कंपैरिजन में टैक्स इक्वल है, जितना लैंड उस हिसाब से उसका टैक्स। लेकिन चूंकि सॉइल कैपेसिटी इक्वल नहीं है, सॉइल कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, उस वजह से जो प्रोडक्शन होता है वह उस हिसाब से नहीं आ पाता, तो किसानों को टैक्स देने में असुविधा होती है। और तब उन्होंने उसके हिसाब से, अमीर किसान है उससे ज्यादा टैक्स और जो गरीब रहे उनसे ज्यादा टैक्स, इस तरह का नियम उन्होंने बनाया। 1772 में लॉर्ड हेस्टिंग्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने एक सिस्टम वो लेकर आया जिसको हम लोग जमींदारी प्रथा कह सकते, नहीं जमींदारी प्रथा नहीं, इजारदारी प्रथा कह सकते हैं। उसमें उनका कहना था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी बारिश कितनी हुई, आपका जमीन कैसा है, आपके पास क्या कंडीशन है, आपको ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना ही करना है। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो शोषण से भरा हुआ था, और जो किसान थे उन्हें बहुत ज्यादा असुविधा होती थी। कई किसान तो आत्महत्या भी कर लिया करते थे। बहुत सारे परिवार जो थे उस समय खेती पर डिपेंडेंट थे, पूरे के पूरा का पूरा परिवार। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो काफी हाई था, तो पूरा का पूरा परिवार ही कृषि पर निर्भर था, और उसमें अगर उनको टैक्स पे करना पड़ जाए तो दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता था। लेकिन 1793 में कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट जो लेकर के आए, उसमें उन्होंने थोड़ी सी राहत दी, थोड़ी सी। उसका ये यही रहा कि टैक्स सभी को देना है, लेकिन थोड़ी सी राहत भी जमींदारी प्रथा जिसका नाम उन्होंने दिया, जो पहले के मुताबिक, जमींदारी प्रथा जो थी वो पहले के मुताबिक बाद में काफी ज्यादा जटिल हो गई, बाद में काफी ज्यादा शोषण होने लगा। लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो पहले के कई जमींदार ऐसे हुए जिन्होंने किसानों के हित का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, और उनमें से कई ने तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया। ठीक है, तो वहां से जमींदारी प्रथा की शुरुआत जब हुई, लेकिन जमींदारी प्रथा अंत में जाकर के वो भी किसानों के शोषण पर ही आकर के अटक गई। उसके बाद महालवारी प्रथा लाई गई।
महालवारी सिस्टम और उसके बाद रैयतवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम जो था वो यूपी और एमपी में बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और महालवारी सिस्टम में थोड़ा सा रिलैक्स किया गया, उसमें एक इंटरमीडिएरी को रखा गया जो किसानों की स्थिति को देखते हुए उनसे टैक्स वसूले और उसके बदले उसको 5% कमीशन दिया जाता था। उसके बाद रैयतवारी। रैयतवारी गुजरात, महाराष्ट्र और आसाम, इन तीनों जगह पर रैयतवारी प्रथा देखी गई, जिसमें किसानों और सरकार के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएरी नहीं था और किसान जिस भी चीज का उत्पादन करते थे उसके हिसाब से वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करते थे। तो इन तीनों में अगर हम तुलना करना चाहें, जमींदारी, महालवारी और रैयतवारी, तो इन तीनों में जो रैयतवारी प्रथा थी वह काफी ज्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल थी। इसमें किसानों का जो शोषण था वो काफी कम हो। तो इस तरह से जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, अब आते हैं हमारा जो एग्रीकल्चरल सिचुएशन कैसा था, हम लोग बता चुके थे। वर्षा पर निर्भरता थी, कृषि की पूर्णतः वर्षा पर निर्भरता, चूंकि बिजली नहीं थी, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो टकटकी लगाकर किसान आसमान की ओर देखा करते थे और यह कोशिश करते थे कि बारिश हो, बारिश अगर नहीं होगी सूखा पड़ेगा, उसके बाद भी उन्हें टैक्स अंग्रेजी शासक जो थे उनको पे करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि 1/6 ये ऐसा नियम बनाया गया कि 1/6 पे करेगा, तो बाकी का जो रेस्ट बचता था उसमें पूरे परिवार को चलाना काफी मुश्किल था। ठीक है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा था। माल्थस का सिद्धांत हमने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि जो जनसंख्या है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, 2, 4, 8, 16, 36, 7, 8 इस तरह से। तो चाहे जितनी भी पैदावार आप कर लें, अगर आपका जनसंख्या बहुत ज्यादा रहेगा तो वो पैदावार आपके लिए काफी नहीं होगी। और यही हुआ क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, उस हिसाब से ये प्रोडक्शन जो था हमारा कम था और वो भी उस पर से हमारा जो सिस्टम था वो ये कि आपका उपज हो या ना हो, आपको इतना टैक्स पे करना ही करना है। उस स्थिति में काफी परेशानी। प्रोडक्शन लो था, थर्ड पॉइंट है हमारा। प्रोडक्शन लो होने का कारण लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत ही इसीलिए पड़ी क्योंकि जो लोग खेतों में काम कर रहे थे वो एक्चुअल लैंड ओनर्स नहीं थे, वो टेनेंट्स थे, बटाईदार्स थे, मजदूर थे, मजदूर वर्ग। हालांकि वो अपनी पूरी मेहनत करते थे, फिर भी जो लगाव खेतों से होना चाहिए, जमीन से होना चाहिए, उपज से होना चाहिए, वो लगाव उनको नहीं था। इस वजह से भी प्रोडक्शन काफी लो था, प्रोडक्टिविटी लो थी। प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन ही 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड कितना होना चाहिए। तो हालांकि ये लो थी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में काफी ठीक ठाक स्थिति थी और हमारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा यहाँ की स्थिति ज्यादा खराब थी। रूल ऑफ गवर्नमेंट कुछ था ही नहीं, चूंकि अंग्रेजी शासक थे और वो अपने हिसाब से शासन चलाते थे। हमारे यहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, जो बाद में आके बने, 1857 के विद्रोह के बाद हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल किया गया, लेकिन उनकी भी कोई औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ जा सके। तो रूल ऑफ गवर्नमेंट नील था और जो इंटरमीडिएरी थे, जो बीच के लोग थे, वही सारा प्रॉफिट रख लिया करते थे। इंडस्ट्रियल अवेयरनेस, इंडस्ट्रीज शुरू हुई थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री शुरू हुई थी, लेकिन अवेयरनेस नहीं था। टाटा, बिरला जैसे लोग थे जिन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी, लेकिन आम लोगों के बीच, खासकर गांवों के बीच, जहां 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती थी, उन लोगों के बीच हमारा जो अवेयरनेस होना चाहिए इंडस्ट्रीज के प्रति, वो नहीं था। कारखानों में काम करना
बहुत कम लोग पसंद करते थे, क्योंकि कारखाने भी कम थे। कारखाने खेतों के मुकाबले काफी कम हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल बैकग्राउंड। हमारा सोशल बैकग्राउंड कैसा था? सामाजिक रूप से हम लोग काफी पिछड़े हुए थे। सती प्रथा हमारे यहाँ थी, बाल विवाह हमारे यहाँ था, जो सामाजिक रूप से अगर एक कोई कमाता है और 20 बैठ करके खा रहे हैं, इस तरह की स्थिति ज्वाइंट फैमिली में थी। अगर कोई एक पढ़ लिख गया और बाहर जाकर के नौकरी करने लगा तो उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती थी। सोशल बैकग्राउंड काफी हमारा बैकवर्ड था, बहुत ज्यादा बैकवर्ड था। सती प्रथा के कारण और बाल विवाह के कारण और बच्चों की मृत्यु दर भी काफी अधिक थी और मातृ मृत्यु दर भी काफी अधिक थी। एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको कि जो मृत्यु दर थी वो आजादी के पहले काफी अधिक थी। क्योंकि मेडिकल साइंस डेवलप नहीं था और जो सरकार थी उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो किसी बीमारी के लिए किसी तरह का कोई उपाय करके रखे। सबसे बड़ी चीज जो आती है लो लिटरेसी, हमारी शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव था। अगर डेटा निकाला जाए तो 30 to 40% ही ओवरऑल कहा जा रहा, वो भी 19वीं-20वीं शताब्दी में आने के बाद हमारी जो जनसंख्या थी वो बढ़ी और उसमें भी महिलाओं की संख्या तो काफी कम थी। ठीक है, तो ये हमारा प्री इंडिपेंडेंस स्थिति थी हमारी एग्रीकल्चर की। एज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हमारी 80% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, आधारित थी और लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन किसी को भी उसके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। सेकेंडली हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हम आते हैं। क्या हुआ आजादी के बाद? क्या हुआ? आजादी मिली 1947 में और इंडिपेंडेंट होने का जो एक ये होता है कि हम लोग अब आजाद हो चुके हैं, वो इतना ज्यादा रहा कि हम लोगों ने प्रायोरिटीज को दरकिनार कर दिया और अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स को डेवलप्ड इकोनॉमी के मॉडल पर चलाना शुरू कर दिया। ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही, महालनोबिस मॉडल। जबकि उस समय भारत को बहुत ज्यादा जरूरत थी एग्रीकल्चर को विकसित करने की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को विकसित करने की, उसके प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की, तो हमने अपने मॉडल को डेवलप्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मॉडल पर हमने अपना 5 ईयर प्लान डिपेंडेंट करा दिया। जिस वजह से इंडस्ट्रीज में तो हो सकता है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट या ग्रोथ हुआ, लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर था वो पूरी तरह से नेग्लेक्टेड हो गया। क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट, नेक्स्ट स्लाइड रघुवर जी, अगले स्लाइड पर आ जाइए। क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट में ये भी रहा कि जैसे ही आजादी मिली हमारा जो एकीकरण था देश का वो शुरू हुआ। इसमें बहुत ज्यादा मैंने पहले भी आप लोगों को अभी बताया कि कई तरह की प्रथाएं थी जो लागू थी और उसमें जो स्टेट्स थे वहां राजा हुआ करते थे और सभी स्टेट्स को मिलाया गया, मिला करके हमारा देश जो बनाया गया। तो वो उसमें भी क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट में भी पूरा का पूरा जो शासन था वो इन्वॉल्व हो गया और एग्रीकल्चर पर ध्यान देने की फुर्सत किसी को नहीं रही। प्रायोरिटीज को हम लोगों ने दरकिनार किया। क्या हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए? अभी मैंने बताया कि एग्रीकल्चर को प्रायोरिटीज बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एग्रीकल्चरल अवेयरनेस नहीं थी। खेती करना है, पुराने बीज हैं, बीजों में भी सुधार हो सकता है, फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, या एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की शुरुआत की जा सकती है। इस तरह की शुरुआती दिनों में कोई भी चर्चा नहीं की गई। इंडस्ट्रियल अवेयरनेस आया, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हमारा 5 ईयर प्लान ही बेस्ड कर दिया गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मॉडल पर, तो इंडस्ट्रियल अवेयरनेस थोड़ा आया, लेकिन एग्रीकल्चर उसके मुकाबले काफी कम था। लिटरेसी मिशन की शुरुआत की गई। साक्षरता मिशन काफी ज्यादा
एकाएक उसकी चर्चा हुई कि किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे पहले पढ़ना जरूरी है लोगों का, उसके विकास के लिए, तो लिटरेसी मिशन की शुरुआत कर दी गई। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स आए, बड़े बड़े अक्षरों में जगह जगह पर लिखा गया हम दो हमारे दो, लेकिन उसके कंट्रोल के लिए किसी भी तरह का इस तरह का कड़ा नियम नहीं बनाया गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। लोगों के दिमाग में डालना ही एक बहुत बड़ा काम रहा। सोशल डेवलपमेंट हुआ, सती प्रथा को खत्म किया गया, राजा राम मोहन राय आए, पहले भी उन्होंने किया था, तो इस वजह से हमारा सोशल डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जॉइंट फैमिली की जो डिपेंडेंसी थी एक या दो लोगों पर, वो खत्म नहीं हुई। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हम लोगों ने देखा कि आजादी के पहले की स्थिति से थोड़ा सुधार हुआ और थोड़े सुधार की ओर हम लोग अग्रसर हुए, थोड़े। सबसे बड़ी चीज ये रही 1950-51 में कुमारप्पा कमेटी की गठन हुआ लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, और उसमें उन्होंने काफी जोर देकर के ये कहा कि लैंड को लीज पर देना बंद कीजिए। जो लैंड ओनर्स हैं या जो कर रहे हैं खेती, उनको लैंड ओनर बना दीजिए, तभी आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ पाएगी। ये लैंडमार्क है कुमारप्पा कमेटी। इसको आप लोग अलग से भी पढ़िएगा कि उसके आने के बाद थोड़ी सी सोच इस दिशा में पॉजिटिवली चेंज हुई। नेक्स्ट स्लाइड रघुवर जी, अगला स्लाइड। अब जो हमारा ये लैंड रिफॉर्म्स है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हुए। लैंड रिफॉर्म्स यानी सुधार। अंततः हमने लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत की आजादी के बाद। तो सबसे पहला जो आया वो टू ब्रिंग इक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप। पहला ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिया कि लैंड ओनरशिप में इक्वालिटी आए, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी। 7% of the population had 45% of land ownership, ठीक है, और जो बाकी 93% ऑफ पॉपुलेशन था वो ऐसे यूं ही वो लैंड पर खेती कर रहा है, टेनेंट के रूप में है, रेंट दे करके ले रहा है या जैसे भी कोई अदर, लेकिन ओनरशिप नहीं थी। तो एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया। काम इस पर कितना हुआ ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं हुआ फिर भी। और सबसे बड़ी बात एक ये भी आई आजादी के बाद कि इसको स्टेट लिस्ट में शामिल कर दिया गया लैंड रिफॉर्म्स की का जो कंसेप्ट है उसको, यानी स्टेट अगर चाहे तो अपने स्तर से लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स अपना सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स के लिए वो अपने यहाँ कानून बना सकते हैं उसको सही करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात हुई कि जहां जहां जैसे सबसे ज्यादा लैंड रिफॉर्म्स अगर सक्सेसफुल हुआ है तो वो बंगाल और केरला में हुआ है, जहां कम्युनिस्ट की सरकार रही और एक तरह से जबरदस्ती करके और काफी कड़े नियम बना करके लैंड रिफॉर्म मेजर्स को लागू कराया उन्होंने, तो वो काफी सक्सेसफुल रहा स्टेट वाइज अगर हम देखें तो पहला तो ये रहा कि टू ब्रिंग इक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप। सेकेंड हमारा आ रहा है improving the position of landless laborers and remove poverty, यानी कि हमारी आधी से ज्यादा जनसंख्या जो लैंड पर आश्रित थी, जो लेबर के रूप में काम कर रही थी, नेचुरली वो गरीब थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी। लैंडलेस लेबरर्स काम कर रहे थे। गांव में जमींदारी प्रथा कायम थी हटने के बाद भी, जो कि इंस्टीट्यूशनल, जो कि कर्ज देते थे और कहा जाता है ऐसा कि उस लोन का इंटरेस्ट ही किसान जो थे वो लेबरर्स जो थे वो जिंदगी भर देते रह जाते थे और उसका मूल जो था वो कभी भी पे नहीं कर पाते थे। किस तरह का हिसाब किताब होगा आप लोग ये सोच सकते हैं, कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ऑब्जेक्टिव ये बनाया गया कि लैंडलेस लेबरर्स की स्थिति में हम लोग सुधार लाएंगे। ठीक है।
उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स आया। फार्म्स तो थे खेत, लेकिन उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया गया। कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह माना कि जो स्मॉल फार्म्स थे वहां प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी लार्ज फार्म्स के मुकाबले ज्यादा होती। हालांकि बाद में इस कंसेप्ट में बहुत ज्यादा इस कंसेप्ट का क्रिटिसिज्म हुआ और साइंटिफिक जो एग्रीकल्चर है वो लार्ज फार्म्स में ही हो पाता है, लेकिन उस समय ये था। तो एक ऑब्जेक्टिव लेकर के हम लोग चले कि इस एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए हमारा स्मॉल फार्म्स का वो सबसे पहले हम लोग लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमने किया वो था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को क्यों नहीं हम लोग बढ़ावा दें। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या थी? कोऑपरेटिव फार्मिंग थी यानी मिलजुल कर खेती करना, और इसके दो रूप आए। एक रूप तो ये कि सारा का सारा जमीन जो है वो स्टेट ले ले और लोगों से काम कराए और उनका हिस्सा उनको दे करके अपना टैक्स जो है वो अपने पास रख ले। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा, चूंकि भारत में डेमोक्रेसी थी और जमीन के लिए बहुत ज्यादा लगाव लोगों के मन में था, तो ये बहुत ही कठिन समय था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की शुरुआत किस तरह से कराई जाए। विश्वास नहीं होता था, लोगों को लगता था कि हम अपने जमीन पर जो उपजा रहे हैं हमारे लिए वही सही है और वही हम आगे लेकर के उसको चलेंगे। नेक्स्ट लैंड रिफॉर्म्स का जो ऑब्जेक्टिव आया वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। यानी जैसा मैंने कहा कि 7% ऑफ जो लैंड था वो 45% पॉपुलेशन के पास था, यानी बहुत ज्यादा था। तो परिवार के हिसाब से लैंड को एक जॉइंट फैमिली को देकर के जो भी सरप्लस लैंड बचता है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यानी कि सभी को लैंड ओनरशिप मिले। रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि जो भी लेबरर्स काम कर रहे हैं, जो भी लैंड लेस हैं, उनको भी उस जमीन की उपलब्धता हो जाए जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन जमीन पर कम हो। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा बना, नेक्स्ट स्लाइड, टू ट्रांसफर द इनकम्स which was concentrated in the hands of few to many so that there is demand for consumer goods. इनकम बिल्कुल भी नहीं था लैंडलेस लेबरर्स या मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के पास। रघुवर जी नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। जो भी हमारे लैंडलेस लेबरर थे या मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात जो हम कर रहे थे, उनके पास अगर इनकम नहीं आएगा तो वो कंज्यूमर गुड्स की या लग्जरी गुड्स की डिमांड नहीं कर पाएंगे। और जब तक इकोनॉमी में डिमांड का क्रिएशन नहीं होगा तब तक इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्लियर? तो जो इनकम जा रहा है, बड़े बड़े बैरिस्टर कहे जाते थे, बहुत बड़े बड़े वकील, हजारों एकड़ जमीन उनके पास, उसका इनकम भी उनके पास, प्लस अपना जो ऑक्यूपेशन था उसका भी इनकम उनके पास, यानी उनकी फैमिली के पास पूरी तरह से, और बाकी जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन बचा उस गांव में उनके पास कुछ नहीं। तो एक परिवार कितना ज्यादा कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर पा सकता है। इसलिए इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना एम, टारगेट या ऑब्जेक्टिव बनाया गया। To help in creating a system of peasant proprietorship with the motto of land of tiller. Peasant proprietorship का एक सिस्टम डेवलप करने की शुरुआत पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे डेवलप्ड स्टेट में की गई। क्लियर? नेक्स्ट, to help in enhancing the agricultural productivity by improving the condition of farmers and tenants. जो भी उनकी कंडीशन थी, जिस कंडीशन में वो लोग कार्य कर रहे थे, कई जगह हमने हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में भी लैंड रिफॉर्म्स पढ़ाया जाता है, उसके चैप्टर्स में हमने कई जगह पर पढ़ा है कि उनको जो कैलोरी चाहिए थी वो भी कई बार उनको फुल नहीं मिल पाती थी। तो उनकी कंडीशन बहुत ही दयनीय थी,
जो लेबरर्स थे, टीनेंट वो जो खेतों पर काम कर रहे हैं, लैंड उनका नहीं है, लेकिन फिर भी वो खेतों में काम कर रहे हैं, उपज दे रहे हैं, और गवर्नमेंट को और बीच का जो इंटरमीडियरी था उसको टैक्स पे कर रहे हैं। तो बहुत ही भयावह स्थिति थी और उसको कंट्रोल करने के लिए लैंड रिफॉर्म के मेजर्स बनाए गए, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए। नेक्स्ट स्लाइड रघुवर जी। अब हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स यानी कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जिसको हम लोग जिसके जरिए हम लोग लैंड रिफॉर्म्स को में सुधार हम लोगों ने किया या करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। आज भी इन लॉज से रिलेटेड एक्ट्स बनते हैं और फुलफिल किए जाते हैं। तो पहला इसमें आता है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स में पहला जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो आएगा अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज यानी बिचौलिए। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की जब भी आप लोग स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे कि जो भी किसान जो है वो खेतों में उपजाते हैं और मार्केट तक जो लेकर के जाता है वो एक्चुअल फार्मर्स नहीं होते हैं, वो बिचौलिए होते हैं। और वो 2 रुपए, कई बार हमने पढ़ा है पेपर में कि 2 रुपए 5 रुपए प्याज खरीद रहे हैं और हम तक जो पहुंच रहा है वो 50 रुपए 60 रुपए, कभी कभी तो 100 रुपए भी आ जाता है। तो इट वॉज ड्यू टू इंटरमीडियरीज। ये बिचौलिए के कारण इस तरह का हुआ था, जिसका प्रिवेलेंस था। आजादी के पूर्व भी, आजादी के बाद भी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स अफेक्ट करते थे बुरी तरह से एग्रीकल्चर को। सेकंड जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग यानी कि खेत को एक सीलिंग उसकी बनाना, एक एकड़ फिक्स करना कि ये आपकी है और आपको इसी पर आपका अधिकार है, इससे ज्यादा का अधिकार आपको नहीं दिया जा रहा। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन का अर्थ है कंसोलिडेट करना, फ्रैगमेंटेड लैंड को एक साथ ले आना। फ्रैगमेंटेड यानी टुकड़े टुकड़े में। एक ही परिवार है, एक ही किसान का परिवार है, लेकिन उसकी जमीन पूरे गांव में या 2 और 3 गांव में जगह जगह पर फैली हुई है, एक जगह पर नहीं है। इसको कंसोलिडेट किया जाना संभव हो पाया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसकी चर्चा हमने अभी की। और बहुत विश्व के बहुत बड़े बड़े जो देश हैं, चाइना तो उसमें से एक पहले स्थान पर आता है जहां कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है, जहां सभी मिलकर खेती करते हैं और जो भी उपज होती है उसका प्रॉफिट जो है वो आपस में अकॉर्डिंग टू लैंड वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और गवर्नमेंट को पहले टैक्स पे करके और जो भी प्रॉफिट बचता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसकी भी शुरुआत हमारे यहाँ हुई भी, कुछ स्थानों पर सक्सेसफुल भी हुआ। टेनेंसी रिफॉर्म्स, ये सबसे महत्वपूर्ण रहा कंपोनेंट लैंड रिफॉर्म्स का। टेनेंट जो थे वही एक्चुअल ओनर थे, लेकिन उनके रेंट का कोई रेगुलेशन नहीं था। क्लियर? उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हम लोगों ने किया या किन किन रिफॉर्म्स के लिए हम लोग आगे बढ़े। जस्ट लास्टली आता है जो कि अब काफी हद तक सक्सेसफुल हो पाया है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करना, अपडेट करना। अब जबकि सारी की सारी व्यवस्था कंप्यूटराइज हो गई है, इसका एम, इसका टारगेट हमने बहुत पहले बनाया था, अब जाकर के ये हासिल हुई है और ये सभी जगहों पर हो चुका है। अगर 100% इस कंपोनेंट में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है उसको हम लोग कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ही कहेंगे, हालांकि अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जिसको कि पूरा करना है। नेक्स्ट स्लाइड रघुवर जी।
सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। वहां चार्जर लगा हुआ है। इंटरमीडिएरी यानी बिचौलिए, सरकार और किसानों के बीच जो काम कर रहे हैं उन लोगों को हम लोगों ने नाम दिया इंटरमीडिएरी। परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, इन सभी में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा इनकम अर्न किया, अपना लाइफ बनाया, या कुछ जो हम लोग कह रहे हैं कि अपने ही नीचे होगा हो सकता है, डॉग लेके अपने ही हाथों में कंसंट्रेट कर लिया इनकम को, सबसे ज्यादा जरूरत थी इनको अबॉलिश करने की। Intermediaries like zamindars, talukdars, jagirdars dominated the agricultural sector in India by the time the country attained independence. उस समय तक, जिसमें से कि बहुत सारे जो जमींदार थे, मैंने कहा कि सारे बुरे नहीं थे, कुछ लोगों ने तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया, किसानों की मदद भी की। राजा राधिका रमन प्रसाद का नाम इसमें सबसे पहला आता है। उन्होंने, वो जमींदार थे, किसान जो अंग्रेजी शासन था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और किसानों की बहुत मदद की। लेकिन जैसे ही आजादी मिली, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, measures for the abolition of zamindari system were adopted in different states. The first act to abolish intermediaries was passed in Madras in 1948. सबसे पहला जो था स्टेट मद्रास था जिसने एक्ट बनाया। जैसा मैंने कहा था आपको कि स्टेट को दे दिया गया, स्टेट चाहे तो इस पर कानून बना सकते हैं और अपने हिसाब से एक्ट को लागू करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मद्रास में, बॉम्बे में भी काफी कड़ा नियम बनाया गया। कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल, हमारा केरला, इंटरमीडिएरीज को हटाने के लिए, उनके प्रिवेलेंस को खत्म करने के लिए बहुत कड़े नियम बनाए गए। As a result of the abolition of intermediaries, about 2 crore tenants estimated to have come into direct contact with the state, making them owners of land. और जब उसकी शुरुआत हुई तो पूरे देश में करीब 2 करोड़ जो टेनेंट थे उनको लैंड ओनर बनाया गया उस समय शुरुआती दौर में। The abolition of intermediaries has led to the end of a parasite class. एक पैरासाइट थे वो लोग, सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए एक पैरासाइट थे। पैरासाइट आप लोग समझते हैं क्या कहते हैं हिंदू में? परजीवी जो दूसरों पर आश्रित रहता है और अपना भरण पोषण करता है। More lands have been brought to government possession for distribution to landless laborers. बहुत ज्यादा जमीन उनसे ले ली गई और रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया गया, बहुत ज्यादा। और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है केरला का, वेस्ट बंगाल का, मद्रास, आपका बॉम्बे का भी नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज तो बहुत ज्यादा इसकी जरूरत थी। जितना भी शोषण हुआ, अंग्रेजी शासन ने जितना भी शोषण किया उसका 80% इनके थ्रू किया था। लैंड रिफॉर्म मेजर्स में के कंपोनेंट में इनको शामिल करना एक बहुत बड़ी सफलता थी। नेक्स्ट रघुवर जी, नेक्स्ट। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, ये जो सीलिंग है हमारा, इसको हम लोगों ने एक रूल बनाकर कहें, एक एक्ट बनाकर कहें, इसको हमने एक तरह से, जैसे समझिए राशनिंग आप लोग समझते हैं, एक तरह से राशनिंग होता है ना, एक राशन मिलता है लाल कार्ड जिसका बना हुआ है, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको राशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स का दिया रहता है, उसके हिसाब से उनको
होता है। जैसे 10 केजी पर मंथ पर पर्सन, 4 लोग हैं तो 40 केजी, 5 लोग हैं तो 50 केजी। तो उसी तरह से ये जो लैंड सीलिंग था उसकी राशनिंग, लैंड जो था उसकी राशनिंग की गई, यानी हर परिवार को कितना लैंड होना चाहिए ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया गया, और सरप्लस लैंड उसके बाद निकाला गया एक परिवार को। जैसे 2 क्रॉप अगर साल में हो रहा है तो वो 10 to 18 एकर्स ऑफ लैंड था, 1 क्रॉप है तो 27 एकर्स ऑफ लैंड था, और अदर्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह है तो 54 एकर्स ऑफ लैंड था। क्लियर? इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 72.3 लाख एकर्स ऑफ लैंड वेर फाउंड सरप्लस। 72.3 लाख एकड़ ऑफ लैंड को सरप्लस लैंड मानकर निकाला गया, और आउट ऑफ विच 46.3 लाख वेर रीडिस्ट्रीब्यूटेड। उसमें से 46.3 लाख एकड़ जो था उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ये इसलिए भी कम था क्योंकि हर प्रकार की जमीन उपजाऊ नहीं हुआ करती थी, हर प्रकार की जमीन एक जैसा उपज नहीं दिया करती थी। तो जो कंट्रोवर्सी थी वो इसके ऊपर थी कि हमें जो जमीन मिली वह उपजाऊ नहीं है, उस पर उतनी ज्यादा उपज नहीं आ रही है। इस वजह से जो सही लैंड था उसको अमॉन्ग लैंडलेस लेबरर्स रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्लियर है? क्या क्या हमने पढ़ा? प्री इंडिपेंडेंस क्या स्थिति थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या स्थिति रही, सुधार के कौन कौन से उपाय करने प्रारंभ किए गए, क्या ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म का इंडिया में। उसके बाद कंपोनेंट्स हमारे जो रेस्ट हैं उसको हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स हमारे अभी बहुत ज्यादा बाकी हैं। सबसे ज्यादा जरूरी समझने की ये चीज है कि क्या नीड थी, रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, रिफॉर्म्स की जरूरत किस लिए पड़ी, हम लोगों ने रिफॉर्म्स क्यों प्रारंभ किया, रिफॉर्म्स की का कंसेप्ट आया कहां से। इसका सबसे अच्छा यही जवाब होगा कि इंडिया जो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, जिसकी जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी, जिसके यहाँ ह्यूमन कैपिटल यानी मनी तो उतना ज्यादा नहीं था लेकिन ह्यूमन कैपिटल बहुत था, फिर भी यहाँ का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लो थी। यहाँ के लोग कई एकर्स में लैंड प्रोडक्शन को करने का काम एफिशिएंटली कर पा रहे थे, फिर भी यहाँ का प्रोडक्शन लो था। तो इन मेजर्स को अपनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि यदि जो टीनेंट हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनको अगर हम लोग लैंड ओनर बना देंगे या कुछ एक हिस्सा उनको ओनरशिप में दे देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एक भावना उनमें आएगी और वो लैंड के उपज के लिए अपना 100% या 200% दे पाएंगे। तीसरा, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। बंद हो जाना चाहिए, कम हुआ अब बंद हो जाना चाहिए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, क्यों इनको बीमारू स्टेट कहा गया हमारे इकोनॉमिक्स में? क्योंकि यहाँ का ग्रोथ रेट अदर स्टेट्स के मुकाबले काफी कम रहता था, नेगेटिव में रहता था। आज की स्थिति तो आप बहुत अच्छी देख रहे हैं, लेकिन पहले की स्थिति ऐसी नहीं थी। क्लियर? Abolition of intermediaries, one of the most important component, land stealing, the second most important component. रघुवर जी, कोई सवाल हो तो ले सकते हैं, कोई कुछ पूछना चाहे?
मैम ये सब जो स्टेप लिया गया ये कितने हद तक सक्सेसफुल था? देखिए, लैंड रिफॉर्म मेजर्स स्टेट वाइज सक्सेसफुल रहा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि उसमें जो भी स्टेट थे, केरला था, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल भी में, बंगाल, वेस्ट बंगाल कम्युनिज्म था जहां, क्योंकि जो भी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला आइडिया था वो एक को अगर बेनिफिट था तो दूसरे को लॉस देता। तो समझाना कि ये आपका लॉस नहीं है, ये समाज के हित की बात है, ये बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी बात थी। और यही वजह है कि बंगाल एक तरह से आगे बढ़ गया और हम लोग बिहारी हम लोग पीछे रह गए, क्योंकि हम लोग ये चीज समझा नहीं पाए। बाद में, बहुत बाद में हम लोगों ने मैम बंगाल और केरल में जो कम्युनिस्ट की सरकार थी, जो प्रिंसिपल है कम्युनिज्म का, क्या इसी वजह से ज्यादा मतलब वो इसी वजह से ज्यादा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम यही वजह रही क्योंकि उनका जो भी उनका मेजर्स है, आपको पता होगा कम्युनिस्ट पार्टी का, वो मतलब लागू करवाना है तो करवाना है। ठीक है, कई जगह पर ये हमारी डेमोक्रेसी को हताहत भी करता है कई जगहों पर, लेकिन अगर कहीं पर किसी जगह पर कड़ाई की आवश्यकता है तो वहां कड़ाई होनी भी चाहिए। और यहाँ जरूरत थी, जहां लाखों करोड़ों किसानों का शोषण हो रहा हो, वहां बहुत अधिक जरूरत थी। मैम जो कुमारप्पन कमेटी 1942 में आई थी, मतलब उन्होंने जो गाइडलाइन दिया था वो हर एक स्टेट ने फिर बाद में तो अपना अपना कर लिया था, मतलब 1972 में उनका, हाँ बिल्कुल सही, बाद में, लेकिन उनका जो मेन जो उसका पॉइंट था कि लीज खत्म कीजिए, मेन उनका वही एक पॉइंट था। वो लैंडमार्क इसलिए रहा क्योंकि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कमेटी बनी और उसने ये सुझाव दिया कि जो लीज है लैंड की उसको खत्म किया। आप दे 10 साल के लिए दे दिए, 5 साल के लिए दे दिए, और आप हमको उस उपज का एक हिस्सा देते रहिए और बाकी आप अपना रखिए। इसमें जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके चांसेस ज्यादा थे और लैंड डेवलपमेंट की बात नहीं थी। लीज पर अगर दे दिए तो जिम्मेदारी न उनकी, जो ओनर थे उन्होंने दे दिया तो वो समझे कि बाकी जो कर रहा है वो उसकी रक्षा करेगा। सॉइल जो है उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, जमीन जो है उसको भी प्रोटेक्शन की, एक एग्रीकल्चरल साइंस होता है, एग्रीकल्चर साइंस होता है। ठीक है, तो उसको उसकी देखरेख किस तरह से की जाए, क्रॉप्स की देखरेख किस तरह से की जाए, है ना, तो उस दिशा में प्रयास उन्होंने किया और कहा कि लीज को आप एबॉलिश कीजिए। बाद में स्टेट ने अपनाया, जिसमें इस चीज को स्टेट्स ने भी इस रूल को अपनाया, लीज को एबॉलिश किया। मैम 1972 में जो लिमिट इम्पोज कर दिया गया था, जो कि बेस्ट लैंड के लिए 10 से 18 एकड़ था, फिर 18 से 27 था जो सेकंड क्लास लैंड था, और बाकी के लिए जो 27 से 54 एकड़ का लैंड था मैम। लेकिन मैम उसमें भी तो बहुत सारा ड्रॉबैक था, बहुत ज्यादा ड्रॉबैक था। देखिए, ड्रॉबैक ये था कि मैंने आपको बताया था, कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि लैंड जो था 18 एकड़, किसी के पास मान लीजिए कि 54 एकड़ जमीन है और उसमें से सरकार उसका 18 दे रही है, बाकी ले रही है। तो जो 18 दे रही है वो किस तरह का लैंड है, उस सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, तो वो छोड़ता नहीं था। गवर्नमेंट के लेने के बाद भी, कागज बनने के बावजूद भी, किसी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का कागज मिलने के बावजूद भी जो लैंड ओनर था वह उस लैंड पर से अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं था। और यही कारण है कि आज की तारीख में भी जो हमारा जो कोर्ट केसेस में से सबसे लंबी कतार लगती है वो लैंड से रिलेटेड ही है, कोर्ट केसेस, कि हमारा अधिकार है ना कि उनका अधिकार है, इसी चीज को लेकर। ठीक है, तो वो हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके क्रिटिसिज्म्स पढ़ेंगे, इसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म मेजर्स को ग्रीन रिवॉल्यूशन से हम लोग कंपेयर करके कल देखेंगे कि दोनों में क्या समानता असमानता रही, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों सक्सेसफुल हुआ और लैंड रिफॉर्म्स क्यों फेलियर हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड मतलब थे जमींदार सब, वो अपने सर्वेंट के नाम पे या फिर रिलेटिव के नाम पे भी बहुत सारा ये करते थे। बिल्कुल बेनामी उसको कहा जाता था पहले,
बेनामी रजिस्ट्री होती थी, हाँ, सर्वेंट के नाम पर, पत्नी के नाम पर। पहले तो शादियां भी लोग कई एक से अधिक करते थे, तो सभी पत्नियों के नाम पर, रिलेटिव्स के नाम पर वो जमीन रख करके अंततः वो लैंड ओनर जो थे वो वही रह जाया करते थे। बिल्कुल सही। एक ही कोई सवाल कर रहा है, बाकी लोगों का कोई सवाल नहीं है? ऋतु, अवनी, आराधना, आप लोग सुन भी रही है या ऐसे ही माइक ऑफ करके गायब? यस मैम। समझ में आ रहा है आराधना? यस मैम। वेरी नाइस। जैसा कि मैंने कहा, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोगों का जो टारगेट होता है कि मेंस क्लियर करना है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, तो उस चीज में ना लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर आप इस चीज को समझ जाइएगा, इसके टर्म्स को याद रखिएगा। ये महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये क्या था? महालवाड़ी क्या? महाल मतलब गांव। रैयतवाड़ी क्या? रैयत मतलब गांव। हाँ, क्या होता था? महालवाड़ी मतलब एक गांव है, उसके ऊपर इनका, मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, महालवाड़ी सिस्टम में उस गांव के लैंड ओनर हो गए, यानी जमींदार हो गए। रैयतवाड़ी भी मिस्टर बी है, उनकी रैयत होगी, कहा जाता है ना। एक लैंग्वेज हम लोग अपने में जो गांव के आज भी यूज करते हैं कि उनकी रैयत है। तो रैयत व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स गांव, उनकी लोकेलिटी, उसको हम लोगों ने रैयत कहा। तो ये सारे टर्म्स जो है इनका जानना जरूरी है। जो राजा टोडरमल है, उनका नाम आप लोग हम जरूर याद रखिएगा कि वो लैंड रिफॉर्म्स के जनक माने जाते थे। कब की बात है, सन उनको याद नहीं है, अकबर के समय की बात है, जब उन्होंने लैंड रिफॉर्म मेजर्स अपने हिसाब से अपने स्तर पर शुरू कराया था। और सॉइल की फर्टिलिटी की जांच होती थी, ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज रही कि कंसेप्ट हमारा जो हम आज अपना रहे हैं, वो कंसेप्ट हमारा नया नहीं है। हमारे पूर्वजों ने भी इस कंसेप्ट पर काम किया है। सॉइल की फर्टिलिटी आज भी होनी चाहिए। किसी की कोई जमीन से एक्सचेंज करना हो तो सॉइल फर्टिलिटी की जांच की जाती है कि उसकी जमीन कितनी उपजाऊ है या ये जमीन कितनी उपजाऊ है। लैंड रिफॉर्म में जो अब आ जाता, अगर आज के समय में ये होता कि बहुत सारी जो किसान कृषि योग्य जमीन है उसको लोग कारखानों में दे रहे हैं, या आपको अपार्टमेंट्स बना दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, किसान अपनी जमीन बेच दे रहे हैं। तो अगर ये समय रहता लैंड रिफॉर्म मेजर्स में, तो वो भी टॉपिक आता और उसके लिए भी रूल सरकार के द्वारा कड़ाई से बनाए गए होते। लेकिन अब शायद इसकी जरूरत है। अब भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये रूल बना सकती है, क्योंकि अनाज ऐसी चीज है जिसकी जरूरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। तो अगर कृषि योग्य जमीन को कारखानों के लिए या रहने के लिए मकान, जमीन को दिया जाने लगा, तो ये काफी हमारे लिए हानिकारक। ठीक है। और बाकी प्लीज जो आप लोगों के मन में सवाल है, प्लीज उसको लिख करके रखिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मन लगेगा पढ़ने में। अभी हम लोगों ने आधा पढ़ा है, कल के क्लास में इसको हम लोग खत्म करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। जो भी आपके मन में हो, आराधना, ऋतु, अवनी, आप लोग भी, मेरे स्क्रीन पर 3-4 लोगों का ही नाम आ रहा है, मैं देख पा रही हूँ जिनको। आप लोग भी अपना जो क्वेश्चंस हैं उसको नोट करके रखेंगे और कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है रघुवर जी? ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। मोस्ट बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम रघुवर जी।